சட்டமன்றத்துக்குள்ள வர போறதில்ல, அது வேற. ஆக நாம் சட்டமன்ற महाभारत पश्चिम बंगालमध्ये घडत आहे. पश्चिम बंगालला महाभारत घडत आहे. देशाचा महाभारत आज पश्चिम बंगालच्या भूमीवर घडत आहे आणि आम्ही सगळे ममता बॅनर्जीच्या बाजूने. एका स्त्रीसाठी संपूर्ण देशाची सत्ता कामाला लागते. पण मला अजून खात्री आहे, काही झालं तरी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी याच्यापासून पण काही एक्झिट पोलमध्ये भाजपला सत्ता मिळेल असंही नाही, अजिबात मिळणार नाही. मी सांगतो, भारतीय जनता पक्षाच्या जागा तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली कराने का आरोप लगाया। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी और यह आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया, जो लेटर उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। और अब यह जानकारी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है, कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के सदस्य शामिल हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर चर्चा की जा रही है। तो अनिल देशमुख की तरफ से बेहद गंभीर आरोप, आपको बता दें अनिल देशमुख की तरफ से भी हालांकि ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि जो भी आरोप परमबीर सिंह लगा रहे हैं वो खुद को बचाने के लिए लगा रहे हैं और ये सभी आरोप झूठे हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार हमला कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो उद्धव ठाकरे को जब परमबीर सिंह की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, बड़ा आरोप लगाया गया, उसके बाद ये घमासान, एक तरफ बीजेपी लगातार ये मांग करे कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वहीं एनसीपी के नेता महेश तापसे ने कहा कि परमबीर के कहीं सिग्नेचर नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में दरअसल साजिश हो रही है, पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अमीश देवगन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर सर्विंग आईपीएस ऑफिसर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, और अगर ये आरोप झूठे हैं तो भी आप सोचिए सच्चे आरोप भी कोई सर्विंग ऑफिसर, वो भी गृह मंत्री पर इस तरीके से बेखौफ होकर नहीं लगाता, और अगर लगाए जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होंगे। अमीश जी, निश्चित तौर पर आप सही कह रही है कि बहुत बड़ा मामला है। देखिए, हाल फिलहाल के अंदर तो इस तरह के मामले हमें देखने को ही नहीं मिले, और जिस तरह के आरोप हैं, आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला कि कोई भी सर्विंग ऑफिसर इस तरह के आरोप ऐसे ही नहीं लगाता। देखिए, इसमें सिर्फ एनसीपी की छवि नहीं खराब हो रही, सरकार की छवि भी खराब हो रही है। मेरे साथ गौरव भाटिया इस समय जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। कुछ देर पहले बीजेपी हेडक्वार्टर्स में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। गौरव, अब भारतीय जनता पार्टी की सीधी डिमांड है अनिल देशमुख इस्तीफा दें, लेकिन ये मामला क्या आपको लगता है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखता है? देखिए अमीर जी, इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता कि रक्षक भक्षक बन गया है। एक सरकार जिसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित रखने की है, वो खुद एक वसूली रैकेट चला रही है, एक्सटॉर्शन करवा रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट मांग करी है कि जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख जी, ये इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी नाक के नीचे ये एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चल रहा था, इसके बारे में वो कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और तीसरा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जो महाराष्ट्र की सरकार के तत्वाधान में काम ना करे, और कोर्ट मॉनिटर्ड हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। गौरव, आप कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एनसीपी के जो मीडिया हेड हैं महेश तपासे, वो हमारे साथ उन्होंने बोला, देखिए ये एनसीपी की छवि खराब करने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो कहते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार की छवि पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, बीजेपी क्या यहाँ पर कुछ और बड़ा करने के प्लान में है? देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं कि छवि उसकी खराब हो सकती है जिसकी कोई छवि बची। हम सब जानते हैं किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार खुद एक रैकेट एक्सटॉर्शन का चला रही है।
तो क्या रैकेट आज एक्सटॉर्शन ये का जो ये आपका आरोप है? गौरव गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ इस समय कांग्रेस के सचिन सावंत जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सचिन, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। यह आरोप सनसनीखेज है। बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले दिल्ली हेडक्वार्टर्स में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो भी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे मौजूद है। सचिन, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है विकास आघाड़ी की सरकार के लिए? पहले सचिन वाजे शिवसेना के करीबी थे, अब सचिन वाजे अनिल देशमुख पर जिस तरह के परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है, कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे आपकी सचिन आवाज जी। सुनाई नहीं दे रही, इसमें थोड़ा घूम रही है, लेकिन मैं सचिन? निश्चित तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का अब ये पत्र आया है, सचिन? ये इसको आपको पूरी तरह से जो घटनाएं घटी उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक जी, तो जी। पहली चीज है कि इन्होंने जो एक्सटॉर्शन के आरोप इस पत्र में लिखे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी 10-15 दिन से जो बोल रही है उसी के आधार पर बोलना लग रहा है। अगर ये एक्सटॉर्शन के आरोप होते और ये जिस तरह से बार रेस्टोरेंट से पैसे जमा करने का विषय होता, तो ये 1 साल पहले होता। एंटेलिया की घटना होने के बाद कोई भी आदमी जिसको कम से कम बुद्धि है वो तो ये ऐसा करेगा नहीं। लेकिन जिस तरह के अभी बात हुई है कि 16 मार्च को उन्होंने एसएमएस लिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये विषय पश्चात बुद्धि है। ये एक बात लेकिन देखिए, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं, सिटिंग आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी सिटिंग होम मिनिस्टर है। तो जांच तो अगर आरोपी गृह मंत्री पर है तो गृह मंत्री तो उसकी जांच कर नहीं सकते, तो इसलिए बीजेपी इस्तीफा मांग रही है अब। और अभी कुछ देर में बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कोर ग्रुप की एक मीटिंग होने वाली है जिसको उद्धव ठाकरे ने बुलाया है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना को आप लोगों ने घेरने की कोशिश करी, उल्टा शिवसेना ने आप लोगों को, एनसीपी को घेर लिया? देखिए, मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही, लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह बताना सचिन। चाहता हूँ कि जो पत्र लिखा गया है ये बात की बुद्धि है, अपने आप सचिन। को बचाने की कोशिश हो रही है इसमें। आप एक सिंपल सा मुद्दा देख लीजिए कि मोहन देलकर जी के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। सीआरपीसी के अंतर्गत जहां घटना घटती है, जहां उन्होंने आत्महत्या की, वही की पुलिस वहां कार्रवाई करती है, वही की पुलिस जांच करती है। अगर सीपी को मालूम नहीं है तो निश्चित तौर पर ये गलत जिस तरह की जानकारी देने की कोशिश हो रही है। मोहन देलकर प्रकरण ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है जिसमें एक सांसद ने आत्महत्या की है और उसको जिन्होंने उसको आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया उनको बचाने की कोशिश भी केंद्र सरकार से हो रही है। तो इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भयंकर दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें हम लोगों ने उदाहरण के सत्यपाल सिंह किस तरह से भाजपा में बाद में शामिल हुए, किस तरह से विनोद राय जैसे लोग थे जिन्होंने आरोप किया, बाद में उसमें कोई तथ्य साबित नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे परमबीर सिंह कर रहे हैं आघाड़ी सरकार के खिलाफ। और सचिन वाजे जिलेटिन जो रख रहे थे वो किसके इशारे पे रख रहे थे? सचिन वाजे पीपीई किट डालकर जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, वो सचिन वाजे थे या कोई और था, ये तो जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये आपके लिए एक सरकार के नाते एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जहां पर आप ही की सरकार के गृह मंत्री पर यह आरोप लग रहा है कि वो 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे? वो कह रहे थे कि देखिए मुंबई में कितने रेस्टोरेंट और बार हैं। ये बिल्कुल हल्के आरोप नहीं है सावंत जी, आप खुद एक विधायक हैं और आप समझते हैं चीजों को कि कैसे होता है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले समय पर बहुत नेगेटिवली आप सरकार की छवि पर जाएगा? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि जनता भी समझती है कि किस तरह से भाषा का प्रयोग जो हो रहा है, किस तरह की सुसूत्रता इनके आरोपों में है। भाजपा पहले बोलती है, बाद में घटनाएं घटती है। भाजपा को जानकारी कैसे मिलती है? तो ये मेरे ख्याल से सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मन में कोई भी इसके बारे में संदेह नहीं है। जहाँ निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी पत्र आया है सामने, अगर उसका भी आकलन आप करें तो उसमें एसएमएस का उदाहरण दिया है कि 4 मार्च को एसएमएस हुए हैं, 16 मार्च को उन्होंने उसके बारे में जानकारी ली। अब इसको कोई तथ्य आप नहीं कह सकते, इसमें कोई ये सही मायने में पुख्ता सबूत नहीं कह सकते। सावंत, आप डिनाई कर रहे हैं कि इस्तीफा कुछ नहीं होगा, ये आरोप बेबुनियाद है, इस चिट्ठी को डस्टबिन में डाल देंगे? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो सचिन, हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। सचिन, आप मुझे फिर से फोन लगाने बोलिए। सचिन जी, मेरे साथ राम कदम भी हैं, मैं एक सेकंड आपको रोक देता हूं। राम कदम, सचिन सावंत है, वो कह रहे हैं कि देखिए ये सब कुछ जो है ये बीजेपी प्लांट करा रही है, इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। राम कदम।
एक पुरानी कहावत है, पेड़ से गिरे तो भी कहना कि हमारी टांगे ऊपर। शर्म आनी चाहिए तीन दलों की सरकार को। वाजे के कार में कैश काउंटिंग मशीन क्या किसी पूजा आरती करने के लिए रखी थी या पैसे गिनने के लिए रखी थी? 100 करोड़ रुपए का टारगेट सरकार के मंत्री की ओर से दिया जाता है। जिस पुलिस ने जनता का रक्षण करना चाहिए वही पुलिस के द्वारा एक्सटॉर्शन वसूली करोगे तुम। और 100 करोड़ रुपए अकेले मुंबई से, बाकी महाराष्ट्र से कितना वसूली? 16 महीने की तुम्हारी सरकार है। मुंबई से एक साधारण अफसर से 100 करोड़ रुपए ने 1600 करोड़ रुपए तुमने लिए। तुम तीन दलों की इसमें हिस्सेदारी क्या है, इसका जवाब दीजिए। और क्या यही कारण था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा सदन में वाजे की तरफदारी कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत जिम्मेदार मंत्रियों ने एक पल की देरी नहीं रखनी चाहिए। अगर कहीं संवेदनाएं बची हैं, आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा, इतना घिनौना कृत्य महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर हुआ है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है। इन्होंने महाराष्ट्र की छवि से लेकर पुलिस की छवि देश में नहीं समूचे दुनिया में धूमिल की है। इन्हें पद पर रहने का एक क्षण का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री समेत सारे लोग तुरंत एक सेकंड, लेट मी गेट सचिन सावंत पर्सपेक्टिव आल्सो। सचिन सावंत रिप्लाई टू राम कदम। सचिन सावंत लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। मेरे साथ अभिषेक, मेरे पास आशीष है, मैं आशीष का रुख करता हूं। आशीष, बड़ी खबर इस समय क्या आ रही है? बड़ी खबर आ रही है आशीष, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, साफ तौर पर रमेश, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय हम खड़े हैं वर्षा निवास स्थान के आगे, जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, जहां पर वो और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद हैं। आपको बताना चाहूँगा आज शाम को आदित्य ठाकरे ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि उन्हें उनकी जो कोरोना की जांच है वो पॉजिटिव आई है। इसका मतलब साफ है कि अब उद्धव ठाकरे, जो उनके पिता भी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हें कुछ समय के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। साफ तौर पर जो इमरजेंसी मीटिंग अभी बुलाई गई थी, आज अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी भी अनिल देशमुख गृह मंत्री जो है वो अपने घर पे ही हैं और उद्धव ठाकरे कुछ ही समय में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह की पुलिस सुरक्षा बढ़ी है, और जानकारी ये मिल रही है कुछ ही समय में उद्धव ठाकरे अपने घर मातोश्री, जो बांद्रा में उनका घर है, वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। जी अमित जी निश्चित तौर पर। लेकिन इसके अलावा आशीष, बड़ी अपडेट क्या है कि खबर आ रही थी कि कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होगी, तो क्या वो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग, कमेटी की मीटिंग अभी होगी या फिर वो कल होगी या फिर उसका भी समय तय नहीं? जी, उसका समय अभी तक तय नहीं हुआ है। ये जो लेटर का जो बॉम्ब जिसे कहा जा रहा है वो अचानक से सरकार पर आया था। सरकार के कई जो अहम मंत्री हैं वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, कोई अपने चुनावी क्षेत्र में मौजूद हैं। साफ तौर पर यह मीटिंग जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उन्हें करना होगी, लेकिन अभी की अपडेट, मौजूदा अपडेट ये है कि आज वो मीटिंग नहीं हो रही है। जी बहुत जी आशीष सिंह भी मेरे साथ है। आशीष, इस समय महाराज, अभी फिलहाल ये तो कंफर्म हो रहा है कि अभी फिलहाल कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये एनसीपी के लिए अब बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है, हालांकि सचिन वाजे का इंसिडेंट जो था वो शिवसेना के लिए एक एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन उसने पैदा करी थी, लेकिन अब एनसीपी के लिए भी हो गई है, इस सरकार के लिए भी होगी है। वाजे पुलिस के साथ जुड़े थे, लेकिन ये गृह मंत्री पर है और मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की कुर्सी होती है गृह मंत्री की प्रदेश के। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार की छवि बहुत धूमिल हुई है, और क्या आपको लगता है इसका कोऑर्डिनेशन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा? जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 पार्टीज है, शिवसेना, एनसीपी एंड कांग्रेस। जी बिल्कुल, इसका सीधा असर जो है इन तीनों पार्टियों का जो सहयोग बना हुआ है, एक संयोजन बना हुआ है, उसके ऊपर निश्चित तौर पे पड़ेगा। जिस तरह से शरद पवार से मिलने अनिल देशमुख कल पहुंचे थे, उसी बात से कयास लगाए जा रहे थे, उसी के बाद से ये कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री की जो पोस्ट है वो अब सख्ते में है, और इस चीज को लेकर
खुद मुख्यमंत्री की जो है शरद पवार से पहले बातचीत भी हो चुकी थी। अब जब ये लेटेस्ट सामने आया है उसमें गृह मंत्री की भूमिका 100 करोड़ रुपयों की उगाही के लिए आई है और खास तौर पे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में एक चीज जान ले कि परमवीर सिंह किसी भी लॉबी के व्यक्ति नहीं कहे जाते, बल्कि एक इंडिपेंडेंट जो है व्यक्ति बताए जाते हैं, जो कि एक डीजी रैंक के ऑफिसर है। उसके आरोप लगाए गए हैं। उस व्यक्ति ने अगर आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं उसे लेकर उद्धव सरकार जो है मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ, कंगना रनौत जो एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करा है, 44 मिनट पहले उन्होंने लिखा है कि जो साधुओं की हत्या और स्त्री के अपमान करे उसका पतन निश्चित है। हैशटैग परमवीर सिंह, हैशटैग अनिल देशमुख, हैशटैग उद्धव ठाकरे, हैशटैग संजय राउत। देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस समय। ये भी कई लोग लिख रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये परमवीर सिंह और अनिल देशमुख की कहानी है। बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर गायत्री पॉलिटिकल मेगा एम्बैरेसमेंट। अगर आप देखिए पिछले 2014 से आप लगातार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की कई जगह सरकारें हैं। इसके अलावा कई प्रदेशों में गैर भाजपा सरकारें भी है। ऐसा इंसिडेंट बहुत मतलब ना के बराबर देखने को मिला है कि होम मिनिस्टर के ऊपर आउटगोइंग पुलिस कमिश्नर आरोप लगाए कि ये हफ्ता वसूली की बातें होती हैं। ये सामान्य घटनाक्रम है ही नहीं। दिस इज बिग। इसके अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये मामला बढ़ेगा। देखिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की एम्बैरेसमेंट नहीं है, एनसीपी की एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये समय सरकार की एम्बैरेसमेंट है। गायत्री, ओवर टू यू। जी राम कदम जी, आपके पास आते हुए, लेकिन फिर सवाल ये भी खड़ा होगा कि अगर ये तमाम जो आरोप हैं परमवीर की तरफ से, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वो अभी तक चुप क्यों थे? इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं ये तमाम चीजें रखी सामने? बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के दबाव में थे। अब चुप क्यों थे उनका तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वो स्वयं जवाब देंगे। पर चुप थे तो महाराष्ट्र सरकार के दबाव के कारण थे। अब बोले हैं तो वो दबाव को नहीं मान रहे हैं। सवाल मूल ये उठता है वो चुप क्यों थे, इस पर चर्चा हो सकती है, पर जो उन्होंने लिखा है क्या उसका समर्थन हो सकता है? उस बात का कतई कभी भी समर्थन नहीं हो सकता। एक लौते मुंबई से 100 करोड़ रुपए, एक साधारण अफसर, 16 महीने की सरकार, 1600 करोड़ रुपए मुंबई से, फिर पूना से कितने, नागपुर से कितने, बाकी जगहों से कितने, ये सवाल उठता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 12 डीसीपी की ट्रांसफर हुई, रातों रात कैंसिल हुई, उद्धव जी रुठ गए, शरद पवार जी मनाने चले गए, फिर तुरंत 12 डीसीपी की ट्रांसफर हुई। उन्हें क्या टारगेट दिया था? क्या उन्हें भी ऐसा ही टारगेट दिया था? सरकारें जनता के उत्थान के लिए होती है। लोकतंत्र के पायदान पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए होती है। यहां तो वसूली कर रही है। आपराधिक मामलों में सरकार लुप्त है। पूरी तरह से वाजे को 24 दिनों तक बचा रही थी। देश सोच रहा था ये सरकार वाजे का समर्थन क्यों कर रही है। मुख्यमंत्री खुद उसकी वकालत विधानसभा सदन में कर रहे थे, कह रहे थे ये लादेन नहीं है। क्यों कर रहे थे? क्या साझेदारी थी, क्या हिस्सेदारी थी? इन सभी बातों का जवाब, वाजे के गाड़ी में कैश मशीन क्यों थी उसका भी जवाब, मनसुख का हत्या के मामले में वाजे का एफआईआर में नाम क्यों नहीं, इस बात का भी जवाब आज इस खत ने समूचे देश को दिया है। पर दुर्भाग्य एक रहा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, आजाद भारत में पहली बार इस भूमि को बदनाम करने का, इसकी छवि धूमिल करने का और पुलिस की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस इस दुर्योधनकारी अहंकारी सरकार ने किया। लौट रहे राम कदम जी आपके पास। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने परमवीर के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर मसला है और उन्होंने मामले की जांच की मांग भी की है। ये सुनवाते हैं आपको, क्या कहा उन्होंने। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करें और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। आशीष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है?
आशीष सिंह, क्या अपडेट आप तक? जी, इस वक्त जो है सबसे अहम बात यह है कि इस मामले को लेकर जो अनिल देशमुख हैं उनकी शरद पवार से बातचीत हुई है। अब इस दरमियान जो है सबसे अहम बात यह है कि राज्य सरकार के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे उद्धव क्या फैसला करते हैं। जो समन्वय कमेटी की मीटिंग होनी थी वो अभी तक हुई नहीं है। किस वक्त होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, क्या प्राथमिक तौर पर जो है अपने जो पोजीशन है उससे नीचे उतरने के लिए अनिल देशमुख को कहा जाएगा या जांच के लिए किस तरह की दिशा निर्देश तय किए जाएंगे, ये सारी चीजें अभी फिलहाल जो है वो पर्दे के पीछे ही हैं। जो फिलहाल चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि अनिल देशमुख को हटाया जाएगा या नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात कि आरोप जो लगाए गए हैं, परमवीर सिंह ने इसके साथ अपने कुछ चैट्स दिए हैं, यानी कहीं ना कहीं एक पूरा एविडेंस उनके पास मौजूद है जिसमें साफ तौर पे उगाही की बात उभर कर सामने भी आई है। लिहाजा राज्य सरकार में मुख्य रूप से एनसीपी जो है वो सत्ते में है। आशीष, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, अब जब ये चिट्ठी परमवीर की तरफ से लिखी गई है मुख्यमंत्री को, परमवीर सिंह का कोई रिएक्शन इस पर? क्योंकि अनिल देशमुख कह रहे हैं जो तमाम आरोप हैं वो सब बेबुनियाद हैं, खुद को बचाने की परमवीर सिंह कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या कोई बयान उनकी तरफ से या कोई ट्वीट उनकी तरफ से या अपनी सफाई में कुछ कहा है परमवीर सिंह ने? गायत्री, जो परमवीर सिंह की चिट्ठी है वही एकमात्र जो है उन्होंने वो चिट्ठी बाहर आई हुई है। उसके अलावा उन्होंने पूरे मामले को लेकर कोई भी चीज नहीं कही है। निश्चित तौर पर जब उनका ट्रांसफर किया गया था उस वक्त उन्होंने गुस्से में, एक जो परंपरा होती है कि एक कमिश्नर जाता है तो दूसरे कमिश्नर को हैंडओवर देकर जाता है, एक परंपरा होती है, वो परंपरा का पालन नहीं किया था और जैसे ही ट्रांसफर की घोषणा हुई महज 10 मिनट के अंदर वो कमिश्नर ऑफिस से नाराज होकर चले गए थे। इसके अलावा सचिन वजे के केस में जिस तरह से होम मिनिस्टर की भूमिका थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थी, क्योंकि मामला भी जब उभर कर सामने आया था तो एटीएस इन्वेस्टिगेट करने में जुटी हुई थी, लेकिन उसी वक्त जो है होम मिनिस्टर का बयान आता है कि जो है पूरे मामले को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करेगी। मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आता है कि अभी जब सचिन सावंत जुड़े थे न्यूज 18 इंडिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि फडणवीस की तरफ से भी सदन में कुछ एविडेंस रखे गए थे, एक्सटॉर्शन का ये पूरा मसला है, उसमें सचिन वाजे से लेकर के परमवीर सिंह पर तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए। सचिन सावंत ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जो घटनाक्रम घट रहा है बीजेपी को उससे पहले पता चल जाता है। कौन सी घटना हमने पूर्व बताई? जो काम सरकारों का है जी, जो काम सरकार की व्यवस्थाओं का है, वह काम सरकार नहीं करी, कैसे करेगी? जब वाजे के कार में कैश काउंटिंग की मशीन मिलती है, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में उनके नाक के नीचे 4-4, 5-5 इंपोर्टेड गाड़ियां एक साधारण एपीआई इस्तेमाल करता है, 100 करोड़ रुपए की वसूली सरकार के नेताओं के लिए करता है, तो उसके पश्चात वे तो खुद सबूत नहीं जुटाएंगे। सबूत अध्ययन करके विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी जुटाते हैं, हमारे नेता जुटाते हैं, सदन में अध्ययन करके बड़ी पुरजोर तरीके से रखते हैं। उसके बाद भी तीनों दल वाजे को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर काला लग चुका है, आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का दागी चेहरा सारे देश ने देखा है, उसके बाद भी वो वाजे का समर्थन करेंगे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, 24 दिन बीत गए, मनसुख की हत्या हुई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कहता है? सबूतों के आधार पर पहले ही दिन महाराष्ट्र सरकार वाजे का नाम एफआईआर में डालती, आज तक नहीं डाला है। आज पहली बार महाराष्ट्र सरकार की नींद खुल गई। एटीएस के अफसरों ने कहा हमें वाजे की पुलिस कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए? वाजे मुंह खोल देगा तो ये सारा राज देश को पता चलेगा, ये तीनों दलों की सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। क्या एटीएस में बुला करके वाजे का भी जिस प्रकार से मनसुख को रातों रात खत्म कर दिया, उस प्रकार का किसी षड्यंत्रकारियों का कोई साजिश थी? क्या था? ये सारे बिंदुओं को यदि आप जोड़ोगे तो ये सारा मामला जो है पैसे से वसूलने से जुड़ा है। ठीक है, राम कदम जी लौट रहे हैं आपके पास। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी अनिल देशमुख के घर के बाहर मौजूद हैं। आशीष बताइए, अभी कोई हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? जी गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि जो अनिल देशमुख के घर के बाहर की सुरक्षा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अनिल देशमुख से कई बार हमने बात करने की प्रयास की, कई उन्हें फोन किए गए, कई उनके पीए जो हैं उन्हें फोन किए गए, लेकिन उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि अभी के लिए मैंने ट्वीट किया है, इसके अलावा वो कुछ भी बात नहीं कहना चाहते। लेकिन
जो सुरक्षा है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आशीष सिंह, आपके पास आते हुए ये खामोशी क्यों? क्योंकि बेहद गंभीर आरोप, हालांकि अनिल देशमुख ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक सामने नहीं आए हैं, खुलकर उन्होंने सफाई नहीं दी है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? गायत्री, इसके कई मायने हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि जिस तरह से परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में आरोप लगाए हैं, मैसेज जो है उन्होंने एविडेंस के तौर पे लगाए हैं। उसके अलावा जब सचिन वजह एनआईए की कस्टडी में था तो उसने साफ तौर पे एक बयान में बात कही थी कि वो एक आई एम अ पीस ऑफ आइसबर्ग, यानी मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं इस पूरे जो यंत्रणा है उसका। यानी कि कहीं ना कहीं वो चीजें भी हैं जो दबाव बनाने के लिए काफी होती हैं। जब ये चिट्ठी उभर कर सामने आई है, 100 करोड़ की उगाही का आरोप जो है गृह मंत्री पर लग रहा है। ऑफिसर जो गृह मंत्री के बंगलों पे बाईपास करके कमिश्नर को जाके मिलते थे और उसके बाद उगाही के लिए जो रेस्टोरेंट, बार, इसके अलावा एक्सटॉर्शन की किस तरह से किया जाएगा, कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सारी चीजें अगर उभर कर सामने आती हैं तो गृह मंत्री के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। और पार्टी का सबसे अहम बात यह कि पार्टी जो है वो सत्ता में है, तो ऐसे में छवि जो है वो धूमिल हुई है। उसको रिकवर करने के लिए एक पुख्ता जो है ग्राउंड चाहिए होगा, जिसके लिए जब तक जो तीनों ही पार्टियां हैं, जो महाविकास आघाड़ी है, वो उनके बीच में आपसी समन्वय नहीं बनता, तब तक कोई भी बयान बाहर आने वाला नहीं है। आशीष, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। हम मांग करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का। इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो ये कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये आवश्यक हो गया है बिना 1 मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि ये जबरन वसूली कैसे हो रही थी, और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। और इस बीच आपको यह भी बता दें, परमवीर सिंह की चिट्ठी में एसीपी पाटिल से हुई बातचीत का भी जिक्र है, जो उन्होंने अपने आरोपों के सबूत के तौर पर पेश किए हैं। तो पाटिल कितनी बार और बाकी जगहों से गृह मंत्री देशमुख और उनके पीए पलांडे ने उगाही की बात कही थी। फरवरी में तुम अनिल देशमुख से कब मिले थे, अर्जेंट प्लीज। ये दरअसल व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में। मुंबई के 1750 बार और बाकी जगहों से उगाही की बात भी चिट्ठी में कही गई। एसीपी पाटिल का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि एसीपी पाटिल से हुई बातचीत भी हुई थी, और उस बात का जिक्र भी परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया है और आरोपों के सबूत के तौर पर दरअसल ये पेश किया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एसीपी पाटिल के साथ जो बातचीत हुई थी उसका जिक्र किस तरीके से किया गया है। डीसीपी भुजबल के सामने का भी जिक्र है, और उससे पहले ये चैट हम आपको दिखा रहे हैं। चैट अनिल देशमुख से कब मिले थे, हुक्का बार को लेकर हुई ब्रीफिंग के 4 दिन बाद, और वाजे के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख क्या थी। सर, वाजे से अनिल देशमुख की मुलाकात की तारीख मुझे याद नहीं है। तुमने बताया था कि अनिल देशमुख से तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिनों पहले वाजे की मीटिंग हुई थी। तो परमवीर सिंह की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार से
से बातचीत होगी। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मीटिंग ली और इस बीच बड़ी खबर है कि देशमुख पर अभी फैसला नहीं हुआ है। देशमुख पर कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी। उद्धव के घर एक बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शरद पवार से बातचीत होगी। देशमुख पर अभी फैसला नहीं, यानी अभी देशमुख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। अनिल देशमुख पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है ये बैठक, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शरद पवार से बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला। तो अनिल देशमुख पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे एक मीटिंग ले रहे थे अपने घर पर, बैठक चल रही थी और इस सब के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या जानकारी बैठक से? देखिए, बैठक में जिस तरीके की बैठक चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफी गहन चर्चा हुई कि क्या सरकार की इससे छवि खराब हो रही है और क्या अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के आने वाले समय में सरकार को जवाब देने पड़ेंगे, विपक्ष के और जनता के बीच जाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं सरकार सीरियस ले रही है और उसको लेकर के एक इम्पोर्टेंट बैठक थी। लेकिन इस बैठक में फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है और इस बैठक में तय हुआ है कि देना है जो पर बातचीत शरद पवार से बैठक के बाद ही फैसला होगा। एक बार शरद पवार से मुलाकात होगी सीएम की या फोन पर बातचीत होगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय होगी और अनिल देशमुख के इस्तीफे पर ये क्या कोर कमेटी की बैठक थी उद्धव ठाकरे के घर पर? बिल्कुल कोर कमेटी की बैठक थी। साथ ही जो लोग इसमें जुड़ नहीं पाए थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। कहीं ना कहीं सरकार को कैसे टैकल करना है इस पूरे मुद्दे को, उसको लेकर के बैठक यानी अभिषेक, सारे सहयोगी दल जो हैं, जो सारे सहयोगी दल हैं, उनके सदस्य इस बैठक में शामिल थे? बिल्कुल, उनके सहयोगी दलों के जो भी सदस्य हैं कोर ग्रुप के, उनसे फोन पर बातचीत हुई है। जो वहां पर मौजूद थे वो वहां पर पहुंचे हैं, उनसे ये चीजें क्लियर हुई हैं कि आगे की रणनीति किस तरीके से तय है। क्या अनिल देशमुख को इस्तीफा ले लेना चाहिए अभी, और उसके बाद ये तय हुआ कि सारी चीजों का फाइनल डिसीजन शरद पवार के साथ मीटिंग या बातचीत के बाद ही लिया जाएगा कि अनिल देशमुख कब लेना है। ये सारी चीजों का फैसला फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मीटिंग के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इस मुद्दे पर। अभिषेक, लेकिन क्या ये तय हुआ है कि कब तक शरद पवार से बातचीत हो पाएगी? चलिए अभिषेक से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के घर पर कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, सभी सहयोगी दलों के सदस्य इसमें मौजूद थे। जो मौजूद नहीं थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, लेकिन इस पूरी बैठक में अनिल देशमुख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। अनिल देशमुख कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर उनकी कुर्सी जाएगी, इसको लेकर कोई नतीजे पर यह बैठक नहीं पहुंची है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शरद पवार से पहले बातचीत होगी और उसके बाद ही कोई फैसला संभव। आशीष सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्योंकि आप उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है, जरा बताइए आपको वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी, सबसे अहम बात यह कि जो बैठक थी वो हुई यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पुलिस का एक कड़ा बंदोबस्त आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे वर्षा के बाहर एक पूरा कड़ा बंदोबस्त आपको दिखाई पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग थी वो मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर कहीं ना कहीं अगर अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उन्हें बदला जाता है, तो ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं उसको एक प्राथमिक तौर पे सत्य मान लिया जाएगा। यही वजह है कि अब तक अनिल देशमुख के ऊपर एक्शन लेने को लेकर किसी भी तरह की कोई जो है वो अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तीनों पार्टी को जो समन्वय समिति है वो आपस में बैठक करेगी, उसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बनाए जाने के बाद उसकी एक ब्रीफिंग होगी, ताकि पहले एक तरह से कहा जाए कि जो शुरुआती अभी जो चर्चा हुई है उसके जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक चर्चा होगी और जांच किस तरह से की जाए, किस तरह से पार्टी की छवि धूमिल न होने पाए, राज्य सरकार सत्ता में जो है वो उसकी भूमिका जो है स्पष्ट रहे, जो परमवीर सिंह के आरोप हैं उनकी तथ्यों की जांच की, और ऐसी कई चीजें हैं जिनको लेकर अभी भी संदेह का एक घेरा बना हुआ है और इसी वजह से कोई स्पष्ट जो है डिसीजन नहीं लिया गया। यानी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर जो आरोप लगाए गए हैं परमवीर सिंह की तरफ से, उस पर मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड होता है, क्या कदम होता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि मुख्यमंत्री के घर पर जो बैठक चल रही थी कोर कमेटी की, वो खत्म हो चुकी है।